तो चलिए हम यहाँ पे फर्स्ट लेसन का हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बचा हुआ हमारा नेक्स्ट वीडियो में, मतलब जो पिछला हमने वीडियो देखा था उसी का नेक्स्ट पार्ट है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अक्सर कभी कभी ये क्वेश्चंस 1 या 2 नंबर में यहाँ से पूछ दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। और फिर इसके बाद जो रिडक्स रिएक्शन होता है यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ही टॉपिक इस चैप्टर से है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन और दूसरा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है ना। वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछ दिया जाता है, रिडक्सिंग एजेंट पूछ दिया जाता है, या वहां पहचानना होता है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। फिलहाल हम बात करते हैं इसकी, ठीक है ना। तो सबसे तो पहले बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, किसी इक्वेशंस को बैलेंस करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस के केमिकल रिएक्शंस के दौरान हम ना तो क्या कर सकते हैं, मैटर को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि उसका मास जो होता है बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन ये हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है। इसके वजह से उसके मास में, मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के नियम को फॉलो कराने के लिए हमेशा इसको हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करना पड़ता है किसी भी केमिकल इक्वेशंस को, ठीक है ना। अब देखिए 2 प्रॉब्लम होते हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स पूछे, 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। पहला हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम में होता है कि वर्ड इक्वेशंस दिए जाते हैं और उन वर्ड इक्वेशंस को हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना पड़ता है, ठीक है, जो हम देखेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड से। दूसरे टाइप्स के जो सेकंड टाइप्स के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशंस ही दे दिए जाते हैं और फिर हमें उन्हें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसका डिफिनेशन लिखा हुआ है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखिए यह वह प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं, ठीक है ना, उनके एटम्स को हम लोग रिएक्टेंट साइड में एंड प्रोडक्ट साइड में क्या करते हैं, इक्वल बनाने का काम करते हैं। और यही हमारा होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। देखिए यहाँ लिखा भी है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग, मतलब वह प्रक्रिया जहां बनाने का काम किया जाता है, द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, जो अलग अलग प्रकार के जो एटम्स होते हैं उन्हें इक्वल किया जाता है ऑन द बोथ साइड, मतलब दोनों ही साइड में ऑफ एन इक्वेशन, मतलब जो इक्वेशंस दिए जाते हैं उनके दोनों ही टाइप्स में जो डिफरेंट एटम्स दिए जाते हैं उनको इक्वल किया जाता है और इसी को कहा जाता है इट्स कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस, ठीक है ना। अब हम इसे करेंगे हीट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू, ठीक है ना। और देखिए जब आप 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे ना तो बिल्कुल आप आसानी से कर लेंगे और इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना होगा। तो हम इसे करते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से, ठीक है ना। ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, इसी मेथड से हम लोग इसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन एक एग्जांपल लेंगे और उससे करेंगे। लेकिन इससे पहले चलिए मैं पहले एक एग्जांपल इससे बताता हूं, फिर हम बताते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में और उसके बाद उस पर भी एक एग्जांपल देखेंगे। सपोज करिए हमारे पास अगर दे दिया गया हो एक वर्ड इक्वेशन, ठीक है, जो यहाँ पे ये कहा जा रहा हो कि जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या बना देगा, आपको पता ही है कि ये क्या बना देगा, ये वाटर बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा सपोज करिए कि वर्ड इक्वेशन दे दिया गया, ठीक है। तो हम सबसे पहले की तरह से इनका हम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो यहां से हमारा हो जाएगा फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन। तो हम हाइड्रोजन का जब फार्मूला लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां से H2। इसी प्रकार फार्मूला ऑफ ऑक्सीजन का लिखेंगे या आप सिंबल ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। हमने फार्मूला इसलिए लिख दिया क्योंकि ये मॉलिक्यूलर रूप में है, ठीक है ना। अगर सिर्फ एलिमेंट के सिंबल के रूप में होता तो हम यहाँ पे अगर जैसे केवल H लिखना होता, जैसे मान लीजिए अगर हमको सोडियम लिखना हो या मैग्नीशियम लिखना हो या जिंक लिखना हो, तो इन सब चीजों के लिए अगर हमको लिखना हो तो यहाँ पे हम लोग सिंबल का यूज कर सकते थे, लेकिन हमने फार्मूला इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारा किस रूप में, मॉलिक्यूलर रूप में है। तो और जो फार्मूला ऑफ हम लोग का वाटर जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का H2O, ठीक है। तो अब इस इक्वेशंस को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, जो वर्ड इक्वेशन है ये हमारा हो जाएगा H2 प्लस O2 और इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का H2O, ठीक है।
अब देखिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 भी मान के यहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 पार्टीशन करेंगे। एक तरफ लिखेंगे यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। दूसरा यहां से नंबर ऑफ, 2 ही है इसमें तो ऑक्सीजन एटम्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए हम क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे इसका 2 पार्टीशन करेंगे। पहले साइड में हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट और दूसरे में लिखेंगे प्रोडक्ट। आप देखेंगे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2 एटम्स, और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 2 एटम्स। अब देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा रिएक्टेंट साइड में 2 है और प्रोडक्ट साइड में कितना है, ओनली 1 है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, अब हम यहां से देख रहे हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो तो बहुत साइड्स आर इक्वल, मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों ही साइड इक्वल, यानी कि बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शंस हाइड्रोजन एटम्स डज नॉट चेंज, मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है। लेकिन नंबर ऑफ जो हमारे ऑक्सीजन एटम्स हैं इनमें चेंजिंग आ जा रहा है। तो अब देखिए हम यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन लिखेंगे कि यहां पे लिखेंगे हियर ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, यानी दोनों ही साइड में हाइड्रोजन एटम्स इक्वल नहीं है। तो इसको अगर हमको इक्वल बनाना है तो हमें यहां किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। तो हम यहां क्या लिखेंगे कि V मल्टीप्लाइंग H2O by 2, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, ऑन प्रोडक्ट साइड, ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। हमने प्रोडक्ट साइड में H2O में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए अब इस इक्वेशन को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बस अगर आप एक बार इसको अगर आप समझ जाते हैं तो किसी भी इक्वेशन को आप आसानी से, बहुत ही आसानी से इससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, अब देखिए यहां से अब आपका हो जाएगा यहां से H2 प्लस O2 और दिस इक्वल टू 2S2, ठीक है। अब पुनः फिर वही काम करेंगे, यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, और यहां से हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब देखिए यहां से फिर रिएक्टेंट साइड लेंगे और उसके बाद से यहाँ पे प्रोडक्ट साइड। अब देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एटम्स कितना है, 2, लेकिन प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया, 4। अब देखिए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स रिएक्टेंट साइड में भी 2 और प्रोडक्ट साइड में भी क्या हो गया, 2, ठीक है। अब फिर वही बात यहां से लिखेंगे। अब देखिए क्या हो गया, हियर हाइड्रोजन एटम आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों ही साइड में हाइड्रोजन जो एलिमेंट, जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है बोथ साइड्स, तो दोनों ही साइड में इक्वल नहीं है। तो अब देखिए क्या करेंगे, V मल्टीप्लाइंग बाई, अब देखिए V मल्टीप्लाई किस में करेंगे, अब देखिए तो यहां से थोड़ा सा देखिए, अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अगर हम प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी कितना हो जाएगा, 4। यानी H2 में यदि हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम H2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है। तो अगर रिएक्टेंट साइड में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ H2 में, O2 में नहीं कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, H2 में, तो देखिए अब ये भी 4 हो जाएगा और यहां भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हमें थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा। तो अब देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, अब पुनः इसको हम लिखेंगे और यहां से अब हमारा क्या हो जाएगा, यहां से अब हमारा हो जाएगा, फिर इस इक्वेशन को लिखेंगे 2S2 और प्लस O2, ठीक है। यहां से हो जाएगा O2 दिस इक्वल टू 2S2। अब फिर पुनः वही काम, यहां से लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और यहां से हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है।
अब देखिए यहाँ से हमारा रिएक्टेंट और हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा प्रोडक्ट। अब देखिए यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ से भी कितना है 4, ऑक्सीजन कितना है 2 और यहाँ भी क्या हम लोग का 2। ठीक है, अब देखिए यहां से लिख सकते हैं कि above equations show that balancing equation, यानी कि जो एबव इक्वेशन है वो बिल्कुल क्या है बैलेंसिंग इक्वेशन है, बैलेंसिंग इक्वेशन है, बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। और यहां हम लिख सकते हैं कि एबव इक्वेशन सो दैट बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो हम या ये भी लिख सकते हैं कि दिस सो दैट द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है ना, हम ये भी लिख सकते हैं कि दिस इज सो दैट द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है ना, तो आप देखिए हमें फिर एक बार ध्यान से समझिए, चूंकि अब एक बार में हम नहीं लिख पाए हैं बोर्ड छोटा होने की वजह से, हमें इसमें करना क्या, हमें बस जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को ही इक्वल करना है। और ये तब तक करना है जब तक कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड्स के दोनों ही साइड के जो एटम्स हैं वो इक्वल न हो जाए। ठीक है ना, जहां पे ही दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां पे हम इसको छोड़ देंगे और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, दूसरी चीज मैं बताऊं आप लोगों से, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे, इतना हमको लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। कब, जब हम दो चार क्वेश्चन इस पे कर लेंगे तो हम बिल्कुल ही आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं। एक और बात मैं बताना चाहूं, जैसे यहाँ पे इसके फिजिकल कंडीशंस नहीं दिए गए, सॉरी मतलब फिजिकल स्टेट नहीं दिया गया। जैसे आपको ये कह दिया जाए कि लैब में जाइए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करा के और आप ये बताइए कि इसका क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, तो आपको तो पता ही नहीं है कि हाइड्रोजन किस कंडीशन में, सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, ऑक्सीजन सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है। ठीक है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करेंगे और हम देखेंगे यहाँ पे कि अब इनके फिजिकल स्टेट को भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखना प्रारंभ करेंगे, जिससे कि हमें ये बिल्कुल भी पता श्योर हो जाते हैं हम कि जो भी हमने रिएक्टेंट लिया हुआ है, अब रिएक्टेंट में हमारा एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, उसका फिजिकल स्टेट क्या है, उसका रिएक्शन कराने के लिए हमें कोई कंडीशंस तो नहीं है, उसमें हीट नहीं देना पड़ा है, एनर्जी नहीं देना पड़ा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें देखेंगे। फिलहाल हमने जो भी मेथड पढ़ा था ये हमारा था हीट एंड ट्रायल मेथड। तो एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं और इससे आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। और अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता हो तो आप मुझे बता दें और मैं प्रयास करूंगा कि एक अलग से वीडियो बना दूं। इस पे एक शॉर्टकट भी होता है जहां से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशंस को, लेकिन एग्जाम में शॉर्टकट नहीं चलता है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसलिए जो हमारा मेथड है उसी मेथड से हम लोग करेंगे। कई बार एग्जाम में नाम ही देके, हीट एंड ट्रायल मेथड का नाम ही देके और दे दिया जाता है कि आप हीट एंड ट्रायल मेथड से इसे बैलेंस कीजिए। तो देखिए अब हम कुछ चीजों के लिए शो करते हैं। पहला, फिजिकल स्टेट। ठीक है, अब देखिए आपने फिजिकल स्टेट में पढ़ा है सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है या गैस। तो मान लीजिए कोई एलिमेंट या कंपाउंड जो हमने लिया, अगर उसका फिजिकल स्टेट अगर सॉलिड है, क्या है, सॉलिड अगर वह स्टेट में है तो इसके लिए हम लोग यस लगाएंगे। जैसे मान लीजिए जो जिंक था, जेडियन, ये रिएक्ट कर रहा था किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो जिंक अगर सॉलिड है तो यहां हम यस लगा देंगे। अब मान लीजिए H2SO4 है, तो अगर मान लीजिए इसका स्टेट जो है अगर ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड अगर स्टेट में है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, L। अगर ये हमारा अगर गैसियस है, ठीक है ना, अगर ये गैसियस स्टेट में है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, G। और एक और इसमें जुड़ जाता है एक्वस, ठीक है ना, इसमें जुड़ जाता है हम लोग का एक्वस। ठीक है, एक्वस स्टेट में अगर ये दिया गया है तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं AQ। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें। जैसे जब हम किसी भी लिक्विड मतलब वाटर में अगर हम किसी दूसरे सब्सटेंस को अगर डिजोल्व करते हैं और अगर उसमें वो डिजोल्व हो जाता है, ठीक है ना, तो अगर हम उसका सॉल्यूशन लेते हैं तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वस ही लिखते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 है, HCl है, उसको हम वाटर में ही मिक्स करेंगे डाइल्यूट बनाने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिक्विड न लिख के क्या लिखते हैं, एक्वस लिखते हैं, क्योंकि H2SO4 को हमने क्या किया,
वाटर में डिजोल्व करा के इसका डायल्यूट सोल्यूशन लिया है, ठीक है ना। तो जब भी हम किसी को वाटर में डिजोल्व कराते हैं किसी भी दूसरे सब्सटेंस को, अगर उसमें लिक्विड कंडीशन में आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस बोलते हैं। अगर प्योर लिक्विड ही है, लिक्विड कंडीशन में है, तब वहां पे हम लोग ये लगाते हैं। तो ये हमारा पहला फिजिकल कंडीशन था, जहां पे अब केमिकल रिएक्शंस हम कराएंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, तो उसकी फिजिकल स्टेट को भी हम लोग लिखते चलेंगे। दूसरा कंडीशन होता है इसमें हीट चेंज का। कई बार ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शंस कराने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, तो जो हम एरो लगाते हैं वहां पे या तो हम हीट लिख देते हैं, नहीं तो एक ऐसे डेल्टा का सिंबल बनाते हैं। और तीसरा जो कंडीशन होता है वह हमारा होता है, अच्छा देखिए हीट वाले में हम बताना भूल गए, इसमें 2 टाइप्स को होता है हीट में। एक होता है हम लोग का एक्सोथर्मिक और दूसरा होता है इंडोथर्मिक, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के बारे में बता रहा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वे रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में। जैसे आप कार्बन का रिएक्शन करा दीजिए ऑक्सीजन के साथ, तो यहां से देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ए लॉट ऑफ हीट निकलता है। तो ऐसे केमिकल इक्वेशंस, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जहां पे अगर कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और वहां पे हीट बनता हो, बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर हीट प्रोड्यूस होता हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा एंडोथर्मिक रिएक्शन वे रिएक्शंस होते हैं जिन किसी भी रिएक्शंस को कराने के लिए अगर हमें हीट लेना पड़ता है तो उसको हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। जितने डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं, ऑल डीकंपोजिशन रिएक्शंस होते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शंस के क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, जो अभी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस में, ठीक है ना। और इसका जो थर्ड है हम लोग का थर्ड पार्ट, वो हम लोग का होता है थर्ड पार्ट कंडीशन। कई बार ऐसा होता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस किसी विशेष कंडीशंस में होते हैं, जैसे किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ जाए, तो ऐसे केमिकल्स रिएक्शंस के लिए हम लोग कंडीशंस होते हैं, तो उस कंडीशंस को हम लोग को एरो के ऊपर क्या करना होता है, शो करना होता है, ठीक है। तो अब इतना आप हमें जहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको। और अब मैं एक और केमिकल इक्वेशंस को मैं बैलेंस करने जा रहा हूं और उसे आप ध्यान से समझिएगा। अगर किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके या हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी तरह के केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है ना, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया गया उसको बैलेंस किया जा सकता है। चलिए मैं एक ले रहा हूं आयरन का, ठीक है, मैं यहां से लिख रहा हूं आयरन, ठीक है, और इसके साथ हम ले रहे हैं स्टीम, ठीक है ना, हम ले रहे हैं इसके साथ स्टीम, ठीक है। तो जब हम आयरन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, स्टीम के साथ, ठीक है ना, तो जब हम आयरन का रिएक्शन कराएंगे स्टीम के साथ, तो आपने देखा होगा, ठीक है, आयरन का रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, स्टीम के साथ, तो ये हम लोग का बन जाता है आयरन ऑक्साइड, ठीक है। यहां बीच में देखिएगा कि यहाँ 2R3 लिखा जाता है, मतलब आयरन सेकेंड या थर्ड हो सकता है, ठीक है ना। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों का क्या बन जाता है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन। अब देखिए गैसियस रूप में होता है। पहली बात अभी देखिए, अब हम इसको चेंज करेंगे किसके रूप में, केमिकल इक्वेशंस के रूप में। तो आयरन का क्या होता है हम लोग का, यहां से होता है हम लोग का Fe प्लस स्टीम का हो जाएगा हम लोग का H2O, ठीक है। और उसके बाद से यहां से आयरन ऑक्साइड का होता है Fe3O4 और प्लस यहां से हो जाएगा H2 जो गैसियस रूप में। अब देखिए आयरन जो होता है हमारा क्या होता है, सॉलिड, और यहाँ पे वाटर है तो ये स्टीम लिया गया, यानी ये क्या हो जाएगा, गैसियस हो जाएगा, और जो आयरन ऑक्साइड बनेगा वो सॉलिड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। अब देखिए ये यहां से आपको कितना आसान हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे जो भी हमने कंपाउंड्स या एलिमेंट लिया है, ठीक है ना, उसका फिजिकल स्टेट आपको पता है, इसलिए आपको इस रिएक्शंस को कराने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर इसको बैलेंस करना चाहा जाए तो ये सिर्फ हम लोग 2 लाइन में बैलेंस कर सकते हैं। देखिए इधर कितना है, मैं थोड़ा सा नीचे में बैलेंस कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं हीट एंड ट्रायल मेथड से कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखे रिएक्टेंट और यहाँ लिखे प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पे आयरन 1 है, जबकि इधर कितना है 3, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन हम लोग का इधर कितना है 1, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 4। देखिए हम हमेशा ये प्रयास करते हैं जिसमें मिनिमम डिफरेंस हो या तो पहले उसको इक्वल कर ले,
और नहीं तो जिसमें मैक्सिमम डिफरेंस हो हम उसको इक्वल कर ले। अगर देखिए हम यहाँ पे आयरन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों ही साइड के आयरन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों साइड के हमारे क्या इक्वल हो जाएंगे, ऑक्सीजन भी इक्वल हो जाएंगे। देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहां से अगर हम लिखना चाहें, अभी बस मैं ऐसे समझा रहा हूं आप लोग को, तो यहाँ 3Fe प्लस, अब देखिए यहां से हमारा कितना हो जाएगा H2O और यहां से हो जाएगा हम लोग का Fe3O4 और प्लस H2, ठीक है। अब देखिए हमको ऑक्सीजन 4 करना है, यहाँ 4 कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहां से क्या हो गया, हाइड्रोजन अब 8 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ हाइड्रोजन भी 4 कर दें तो अब ये दोनों ही हमारा क्या हो गया, ये पूरी तरह से केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आप जब 2-4 बार इसको 2-4 एग्जांपल्स को 2 और 4 एग्जांपल्स या क्वेश्चंस को जब आप करेंगे लगातार, तो ये बहुत ही आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। कोई भी ऐसा इक्वेशंस नहीं है जिसको आप बैलेंस न कर पाए, ठीक है ना। बस एक बार और देखते हैं इसको, हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। देखिए यही 2 मिनट में बैलेंस हो गया, आप देखते ही बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए अब फिर वही काम करेंगे, हम यहां से क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। तो अब यहां हम लिखेंगे Fe एटम्स, मतलब इसका मतलब यह है आयरन के एटम्स। फिर हम लेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, और उसके बाद देखिए अब इसमें क्या है, तीसरा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, बस इतना ही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिएक्टेंट और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। स्पेस कम होने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए इधर कितना है 1 और इधर कितना है 3। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 और उधर भी 2, ठीक है, इक्वल है। यहाँ ऑक्सीजन है 1 जबकि इधर कितना है 4, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हियर, क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग का Fe एंड मतलब आयरन एंड ऑक्सीजन, ठीक है ना, वो जो इसका सिंबल ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों ही साइड में हमारा क्या इक्वल नहीं है, ठीक है ना। तो अब एक साथ तो हम दोनों को बराबर कर नहीं सकते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम यहां से लिखेंगे कि V मल्टीप्लाइंग Fe बाई 3। हमने क्या कर दिया, Fe में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए कितना हो जाएगा 3Fe, और यहां से इसका स्टेट लिख देते हैं सॉलिड, और प्लस यहां से जाएगा हम लोग का H2O और ये हो जाएगा हम लोग का गैसियस, ठीक है। और इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये Fe3O4 और प्लस यहां से जाएगा हम लोग का H2, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखिए अब यहां से जो Fe का एटम से रिएक्टेंट साइड और एक प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो अब यहां से कितना है 3 और इधर भी है 3। दूसरा हम लोग का है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखिए इधर कितना है, हाइड्रोजन है हमारा यहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 और उधर भी है 2, ठीक है, इक्वल है। अब देखिए ऑक्सीजन के जो एटम्स है वो इधर 1 है और यहाँ पे हमारा कितना है, ये है हम लोग का 4, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन एटम्स को हमको इक्वल करना है तो हमको H2O में करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 4 होगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे हियर ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल, ठीक है, ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। हियर ऑक्सीजन एटम्स, अब यहाँ देखिए हियर ऑक्सीजन एटम्स इक्वल आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों ही साइड में इक्वल्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे, V मल्टीप्लाइंग, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करें किसमें H2O बाई 4 ऑन रिएक्टेंट साइड, ठीक है ना। रिएक्टेंट साइड में हम H2O में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब देखिए अब ये इक्वेशन हमारा कैसे चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 3Fe प्लस 4H2O और दिस इंप्लाइज, अब हमारा हो जाएगा यहां से Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब पुनः वही काम, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स देखेंगे, सॉरी फेरस मतलब आयरन के, फिर ऑक्सीजन एटम्स, हाइड्रोजन एटम सॉरी, और फिर ऑक्सीजन का। तो अब देखिए इधर कितना है 3, ये हमारा रिएक्टेंट साइड और ये हमारा प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन का हो जाएगा 8, और इधर हाइड्रोजन कितना हमारा, इधर हम लोग का 2 और सॉरी यहाँ पे 3 और 2, और ऑक्सीजन इधर हमारा कितना है 4
और इधर भी हमारा कितना है 4। यानी अगर हम हाइड्रोजन में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों ही साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी अब देखिए हम क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे हियर हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। देन वी मल्टीप्लाइंग H2 by 4, ठीक है ना, ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब देखिए, अब इस इक्वेशन को हम लास्ट में लिख रहे हैं। अब हो जाएगा हमारे यहां से 3Fe प्लस, ठीक है, 4H2O और दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा हम लोग का यहां से Fe3O4 प्लस 4H2O, ठीक है। अगर आप इसका कंडीशंस दिखाना चाहते हैं तो ये सॉलिड हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये गैसियस हो जाएगा, ये भी सॉलिड, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा गैसियस हो जाएगा, ठीक है ना। जिसे हम इस प्रकार से लिख के दिखा सकते हैं। देखिए ये जो इक्वेशन हमारा अब ये क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। देखिए एक बार मैं यहाँ पुनः इसको लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा हमारा 3Fe प्लस 4H2O, दिस इंप्लाइज Fe3O4 और प्लस 4H2, ठीक है। ये गैसियस स्टेट में, ये सॉलिड हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गैसियस क्योंकि स्टीम लिए थे, और ये हमारा क्या है सॉलिड। ये हमारा हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमने 2 एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाया, बताया यहाँ पे कि हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो हम वीडियो अब लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस के, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन इक्वेशंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये निश्चित ही समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो 1-2 बार देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, जहां पे भी जो भी समझ में नहीं आता है, ठीक है ना।